गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। बच्चों, आज के इस क्लास में मैं आपके साथ ये डिस्कस करने जा रहा हूं कि आप गेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें सो दैट कि आपका स्कोर मैक्सिमम हो। इस क्लास में मैं आप लोगों को सिलेबस और उसके स्ट्रैटेजी के साथ ये भी बताऊंगा कि गेट इकोनॉमिक्स क्या है और गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं। तो बच्चों चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। बच्चों एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए है बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स 2024 के लिए मेरा नया बैच ब्रह्मास्त्र 1 अगस्त से शुरू हो रहा है बच्चों, 1 अगस्त से शुरू हो रहा है और ये एक हाइब्रिड बैच है बच्चों। हाइब्रिड का मतलब कि रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ आपको लाइव लेक्चर भी मिलेगा। मान लेते हैं कि आपका बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, तो मंडे एंड ट्यूसडे को आपको वीडियो लेक्चर रिलीज किया जाएगा और वेडनेसडे को मैं लाइव होकर के उन वीडियो लेक्चर्स में मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस किया है, पढ़ाया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे क्या होगा, कंसेप्ट के साथ साथ आपको गेट इकोनॉमिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होता जाएगा और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो फिर आपको देर नहीं लगेगा और आपका स्कोर हाईएस्ट से हाईएस्ट हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों देर मत कीजिए, यदि आपका ड्रीम है कि आप गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करके या तो आईआईटी से पीएचडी एंड मास्टर्स करना चाहते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो मास्टर्स करेंगे और यदि आप मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो आप पीएचडी करेंगे, या फिर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में एक बड़े ओहदे पे बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, तो फिर आप देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें या फिर मुझे इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9910569227 पे। यदि आपको रजिस्ट्रेशन में किसी तरह का दिक्कत आ रही है, इनरोल्ड होने में किसी तरह का दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं बच्चों, या फिर इको पाठशाला ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है बच्चों, कि आपको कैसे ज्वाइन करना है, क्या क्या कोर्सेज में है, कुछ चीज़ें अभी हमने शेड्यूल किया है, कुछ शेड्यूल कर रहे हैं। तो बच्चों फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करें और इनरोल हो जाएं इको पाठशाला के ब्रह्मास्त्र गेट इकोनॉमिक्स 2024 में। चलो बच्चों तो हम आगे चलते हैं। बच्चों गेट इकोनॉमिक्स जो है इंडिया में पहली बार 2021 में आया था और ये इसलिए इंट्रोड्यूस किया था कि इकोनॉमिस्ट की डिमांड बढ़ती जा रही थी और उस लेवल के इकोनॉमिस्ट नहीं मिल रहे थे, इसलिए आईआईटीज़ को आदेश दिया गया कि आप मास्टर्स एंड पीएचडी इकोनॉमिक्स में आप कराइए। तो बात हुई कि ठीक है, आईआईटी तो हमारे पास 23 है, तो क्या 23 के 23 आईआईटीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे? तो सबको आदेश दिया गया आप सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ 7 आईआईटीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और उनमें एडमिशन के लिए गेट एक एंट्रेंस टेस्ट है बच्चों। यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं तो उसके स्कोर के बेसिस पे आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए, यदि आप ग्रेजुएट हैं बच्चों, यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आपको आईआईटी से, ये देखिए बच्चों, यदि आप ग्रेजुएट हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं एंड आप गेट क्वालिफाई करते हैं, यदि आप ग्रेजुएट हैं और आप गेट क्वालिफाई करते हैं बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं, इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं, आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, आप ग्रेजुएट ऑलरेडी हैं, गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है बच्चों। बताया क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? गेट इकोनॉमिक्स के बाद या तो आप मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करें, ठीक है बच्चों, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करें, फ्रॉम आईआईटी,
फ्रॉम IITs, ठीक है बच्चों। या फिर आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल सकता है। पब्लिक सेक्टर दूसरे केस में आपके पास मिल सकता है, आपको जॉब बताए थे बच्चों। दूसरे केस में आपको यहां पे जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर, जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट, PSUs एंड MNCs, ठीक है बच्चों। या तो आपको मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स आप करेंगे फ्रॉम IITs, या फिर गेट स्कोर के बेसिस पे आपको पब्लिक सेक्टर में जॉब मिलता है, और वो भी बहुत बड़े पोस्ट पे, छोटे पोस्ट पे नहीं, ठीक है। और यदि आपने मास्टर्स ऑलरेडी किया हुआ है, बच्चों, तब आपको क्या ऑप्शन है, ये देखिए। यदि आप मास्टर्स ऑलरेडी हैं, ठीक है बच्चों, मास्टर आप ऑलरेडी हैं, आप ऑलरेडी मास्टर्स हैं, तो फिर आप गेट क्वालिफाई करेंगे। यदि आप गेट क्वालिफाई करते हैं, गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं बच्चों, गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करते हैं, तब आपके पास क्या ऑप्शन है, मैं आपको यहां बताना चाहता हूं बच्चों। तब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं गेट इकोनॉमिक्स के बाद आपके पास क्या ऑप्शन है। आप यदि मास्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं तो, यानी आप MA कर चुके हैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में, किसी भी सब्जेक्ट में करें तब भी आप इकोनॉमिक्स में एडमिशन ले सकते हैं या गेट दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट हैं तभी आप, या इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हैं तभी आप गेट इकोनॉमिक्स देंगे, ऐसा नहीं है। इंजीनियर्स भी, बहुत सारे इंजीनियर्स भी गेट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स भी गेट इकोनॉमिक्स दे रहे हैं बच्चों। तो गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करने के बाद आपके पास अगेन दो ऑप्शन है बच्चों। पहला ऑप्शन या तो PhD इन इकोनॉमिक्स, फ्रॉम IITs, और दूसरा ऑप्शन अगेन पब्लिक सेक्टर जॉब, यानी दूसरा ऑप्शन आपके पास है यहां पे क्या बच्चों, दूसरा ऑप्शन है आपके पास जॉब्स इन पब्लिक सेक्टर बच्चों। दूसरा ऑप्शन आपके पास जॉब्स इन PSUs एंड MNCs। अब आप कहेंगे कि सर यदि मुझे जॉब करना है तो फिर मैं मास्टर्स करके क्यों गेट इकोनॉमिक्स करूं, मैं सीधा ग्रेजुएट करके नहीं कर रहा हूं। तो बच्चों सही बात है, लेवल का डिफरेंट हो जाता है। यदि आप ग्रेजुएट हो करके, ग्रेजुएट हैं और गेट क्वालिफाई करते हैं, तब आपका लेवल डिफरेंट होगा, डिफरेंट लो लेवल का जॉब मिलेगा। और यदि आप मास्टर्स होकर के गेट क्वालिफाई करते हैं और PSU में जाते हैं तो आपका लेवल डिफरेंट होगा। तो डेफिनेट सी बात है। तो बच्चों ये आपका गेट इकोनॉमिक्स के बाद कैरियर ऑप्शन है बच्चों, कैरियर ऑप्शन है गेट इकोनॉमिक्स के बाद। ये तो सिर्फ एक झलक है, बाकी आपको मतलब मुझे लगता है कि आज की डेट में पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आप जानते हैं, जैसे कि सेल, भेल, गेल, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, आप उनकी एडवर्टीजमेंट देखिएगा तो गेट स्कोर ही मांगते हैं और तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि हर ग्रेजुएट को गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करना चाहिए, हर ग्रेजुएट को गेट इकोनॉमिक्स क्वालिफाई करना चाहिए बच्चों। चलिए बच्चों अब थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं, कैरियर ऑप्शंस के बाद इसका सिलेबस देख लें। तो इसके सिलेबस में यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सिलेबस एग्जैक्टली आपका वही सिलेबस है जो आप नेट में देखते हैं बच्चों, लेकिन क्वेश्चन पूछने के तरीके डिफरेंट हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पहला टॉपिक है यहाँ पे, सिलेबस की यदि हम बात करते हैं बच्चों, है ना, सिलेबस की यदि हम बात करें तो वही यूनिट्स हैं, थोड़ा सा इसको कंबाइन कर दिया है, किस तरीके से आप देख सकते हैं।
इसको इस तरीके से कंबाइन किया है बच्चों, जैसे पहला इन्होंने किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैं इस पे आऊंगा और इसके बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछने में डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद यहां पे यदि आप बात देखते हैं तो बच्चों यहां पे मैक्रो मनी एंड बैंकिंग को एक साथ कर दिया है, मनी एंड बैंकिंग को एक साथ कर दिया, मनी एंड बैंकिंग को एक साथ कर दिया बच्चों। देख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को अकेले रहने दिया है, यहां पे मैक्रो एंड मनी एंड बैंकिंग को एक साथ कर दिया है। इसके बाद जो यहां पे तीसरा यूनिट है बच्चों आपका, वो आप देखिए 3 यूनिट को यहां पे एक साथ कर दिया है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स। इन्होंने तीनों को एक साथ कर दिया, यानी स्टैट्स, इकोट्रिक्स, मैट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड एमएमई, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, ये तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया। जबकि आपका नेट वाले एग्जाम में या जीआरएफ एग्जाम में ये अलग अलग है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहां पे इन तीनों को एक साथ कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से एक रिड्यूस हो गया, यहां से एक रिड्यूस हो गया। इसके बाद आप यहां पे चले बच्चों तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, है ना बच्चों, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स, वही सारे टॉपिक हैं, टॉपिक थोड़े ना बदलेंगे बच्चों। पब्लिक इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, ठीक है बच्चों, एंड इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन इकोनॉमी। देख रहे बच्चों, यहां पे इन्होंने बहुत सारी चीजें कंबाइन करके एक साथ कर दिया बच्चों। यहां पे इन्होंने कंबाइन किया है बहुत सारी चीजें, देख रहे हैं आप लोग, यहां पे इन्होंने कंबाइन कर दिया है, देख रहे हैं। तो आपको लगता है कि इसका सिलेबस छोटा है, छोटा नहीं है। इनफैक्ट ये जो सिलेबस है बच्चों, वो क्या किया इन्होंने, मतलब कॉम्पैक्ट बना करके क्वेश्चंस को बड़ा कर दिया है। अब मैं एक एग्जांपल यहां पे बताता हूं बच्चों, जैसे आप यहां पे माइक्रो इकोनॉमिक्स का केस ले लीजिए बच्चों। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस हम अभी तक नेट में करते आ रहे थे बच्चों, नेट में जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे, उसमें होता था कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल दीजिए, है ना, आप बजट लाइन निकाल दीजिए, बजट लाइन का इंटरसेप्ट निकाल दीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का कुछ नहीं है बच्चों। यहाँ पे आपको, जैसे ये देखिए प्लीज़, आपको याद होगा बच्चों कि इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको याद है बच्चों, इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट याद है। आप नेट वाले क्वेश्चंस में आप ये करते हैं कि ये देखिए, ये है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बच्चों। यहाँ पे क्या है, ये पूरा प्राइस इफेक्ट है बच्चों, है ना, x0 से x1 तक पूरा प्राइस इफेक्ट है, ठीक है ना। और इसी में यदि आप इस तरीके से करते हैं तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है ना। नेट में हम ढूंढते हैं कि
प्राइस इफेक्ट नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे। जैसे आपको नेट में पूछा जाता है बच्चों, नेट में पूछा जाता है कि प्राइस इफेक्ट जो है पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना बच्चों, यही पूछा जाता है ना। प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है ना बच्चों, ये पूछा जाता है। लेकिन यहां पे नहीं, ये चीजें नहीं पूछी जाएंगी। यहां पे आपको यूटिलिटी फंक्शन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि प्राइस इफेक्ट है कितना, नंबर बताइए। प्राइस इफेक्ट कितना है, आप नंबर बताइए। तो यहां पे आपसे अमाउंट पूछेगा बच्चों। यहां पे प्राइस इफेक्ट का अमाउंट पूछता है बच्चों। ये अमाउंट कितना है बच्चों, ये प्राइस इफेक्ट है कितना, ये नंबर्स बताइए। यहां पे क्वेश्चन में आपको ये पूछ रहा है नंबर्स, ये कितना है, ठीक है। एक और चीज कंज्यूमर थ्योरी में आपने देखा होगा कि चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी, जीआरएफ और नेट इकोनॉमिक्स से बिल्कुल इग्नोर्ड है ना, है ना। जीआरएफ और नेट इकोनॉमिक्स से बिल्कुल इग्नोर्ड है, वहां से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। लेकिन यहां पे आपको चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहां पे देखिए, चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी is VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, आपको इसको थ्योरी नहीं पढ़ना, थ्योरी तो पढ़ना ही है, बिना थ्योरी के आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो थ्योरी और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको फाइंड करना है यदि आपको गेट में अच्छा मार्क्स चाहिए तो। बता रहे हैं आपको, मजाक नहीं है, एक्चुअली में मजाक नहीं है। आपका ड्रीम बड़ा है तो बड़ा आपको पढ़ना भी पड़ेगा। यदि आपका ड्रीम बड़ा है, आप सोचते बड़ा है, आपको बड़ा आदमी बनना है, तो आपको अपने ही पैरों पे चलना पड़ेगा बच्चों। कोई आपको शाबाशी दे सकता है, कोई आपको सपोर्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म में आपको अपने ही पैरों पे चलना है बच्चों, समझे। चलिए दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों। कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस यहां पे देखे गए हैं बच्चों, कुछ इस तरह के भी क्वेश्चंस देखे गए हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पे देखिए, गेट इकोनॉमिक्स में से प्राइस ऑफ एक्स और यहां पे क्वांटिटी ऑफ एक्स है ना। मान लेते हैं प्राइस बढ़ता है 2, 4, 6, 8, 10, क्वांटिटी घटता है 50, 45, 40, 30, 20 एंड 10 मान लेते हैं। अब इस तरह का आपको एक डेटा दे दिया गया और पूछा जाएगा कि आप इसका रिलेशनशिप निकालिए। यानी इसमें से आपसे कुछ भी पूछ सकता है, रिग्रेशन करने को पूछ सकता है या फिर कोरिलेशन फाइंड आउट करने को पूछ सकता है। यहां से ध्यान रखिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस यानी रिलेशन, कोरिलेशन आपको आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको आना चाहिए बच्चों। प्रोबेबिलिटी जैसे चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी में आपको प्रोबेबिलिटी मैंने आपको यहां पे है, बहुत सारी चीजें हैं यहां पे, ये बहुत आपको जानना है, ठीक है बच्चों। यहां पे आपको कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये सारी चीजें आना चाहिए। यहां से आपको डिमांड कर्व का स्लोप पूछ सकता है, बताइए डिमांड कर्व का स्लोप आपको निकालना पड़ेगा उसे, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारी चीजें आपको यहां से, जैसे कि ये पूछ सकता है परफेक्ट कंपटीशन से। नंबर पे आप काम करिए। मेरा मतलब ये है कि यदि आपको गेट क्वालिफाई करना है तो हर थ्योरी में, हर टॉपिक को
हर टॉपिक में यदि आपको मैथमेटिक्स यूज करना आ गया तो फिर बहुत बड़ी बात नहीं है। और मैथमेटिक्स में भी बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं, बहुत बड़ा मैथमेटिक्स आपको नहीं चाहिए। आपको वो लीनियर इक्वेशन, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, और कभी आपको चाहिए तो वो आपको वो पढ़ सकते हैं, मैट्रिसेस पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है बच्चों, ठीक है। मैं आपको गारंटी दे के बोलता हूं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। आगे देखिए, अब थोड़े हम मैक्रो पे बात करेंगे बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जैसे हमने अभी आपको यहां पे बताया ना बच्चों कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या किया इन्होंने ऐड कर दिया है। मैक्रो में मनी एंड बैंकिंग को भी ऐड कर दिया है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो आप जानते हैं वो शुरू से ही न्यूमेरिकल बेस्ड रहा है बच्चों। जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग की बात कर दी जाए, इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात कर दी जाए, कंजम्पशन फंक्शन की बात कर दी जाए, तो कंजम्पशन फंक्शन में मान लें कि एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कि कंजम्पशन फंक्शन आप ये कहते हैं कि ये कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, ये वाला है ना बच्चों। यहाँ पे आप इनकम लेते हैं और यहाँ पे कंजम्पशन लेते हैं, यही ना, और ये कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन है, ये है। अब कुछ नहीं है, आपको इंटरसेप्ट निकालने को बोल सकता है बच्चों, इंटरसेप्ट निकालने को बोल सकता है, या फिर बोल सकता है इसका स्लोप क्या है, या फिर सेम चीज यहां पे आपको इनकम एंड कंजम्पशन दे सकता है। आपके पास यहां पे 10, 20, 30, 40, 50 और कंजम्पशन आपको दे रखा है 5, 7, 15, 25 एंड से 30। अब आप इसका रिग्रेशन निकालिए, इसका रिग्रेशन निकालिए और बताइए कि ईच यूनिट ऑन एवरेज एक रुपया से आपकी इनकम बढ़ती है या घटती है, तो कंजम्पशन में ऑन एवरेज कितना चेंज आता है। आप समझ रहे हैं कि 1 रुपया से यदि आपकी इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन में ऑन एवरेज कितना चेंज आता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। समझे? ये रिग्रेशन से होगा, हाँ ये रिग्रेशन से होगा, ठीक है। सेम चीज आपको यहां पे बच्चों, यहां पे यदि हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में ही, तो आपको ISLM का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए कि आपको कंजम्पशन फंक्शन दिया गया है, इन्वेस्टमेंट फंक्शन दिया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया गया है, टैक्सेस दिया गया है, मनी डिमांड दिया गया है, मनी सप्लाई दिया गया है, तो आप इनकम फाइंड कर दीजिए जहाँ पे ISLM मिलते हैं। याद है बच्चों आप लोगों को मैंने इस तरह का बताया था कि आपका IS है, ये LM है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इनकम, तो आपको ये फाइंड करना है और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। इस तरह के यदि आपका एप्टीट्यूड इस तरीके से रहा तो फिर गेट इकोनॉमिक्स आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चों। हाँ, यहाँ पे कई बार वो भी देखा गया है कि इन्फ्लेशन इनकम का रिलेशनशिप दे दिया या इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का रिलेशनशिप दे दिया और पूछा कि कुछ तीसरा चीज पूछ दिया कि उसके इनकम, चूंकि आपके पास फिलिप्स कर्व जो आता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है उसमें, ADAS भी है, तो इसमें सब मिला करके कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पे यदि आप उसकी बात देखें, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स एंड मैथमेटिक्स, इसको तो कुछ कहना ही नहीं है, आप थ्योरी मत पढ़िए। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में थ्योरी पढ़ के पास हो जाते हैं, वो नहीं, आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग आना चाहिए। और हर टॉपिक में, जैसे कि आपके पास मल्टी कॉलिनरिटी की टेस्टिंग कैसे करते हैं, ऑटो कोरिलेशन का टेस्टिंग कैसे करते हैं, हेटेरोसिडास्टिसिटी का टेस्टिंग कैसे करते हैं, आप आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है वो कैसे करते हैं, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। न्यूमेरिकल वैल्यू आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप।
तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए, तब जा करके होगा बच्चों। इसके बाद यदि मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें एक ही है, मतलब हर चीज़ में आपको मैथमेटिक्स यूज करना है। आप चाहे एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं, चाहे आप टैक्सेस निकाल रहे हैं, सब्सिडी निकाल रहे हैं, इन्वायरमेंटल में आप लाइफ टेबल बना रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी में डेटा पे काम करना है। इंडियन इकोनॉमी में आपसे ये नहीं पूछेगा कि पावर्टी क्या है, नहीं पूछता है। आपसे ये पूछ सकता है कि पावर्टी गैप रेशियो निकालिए, स्क्वायर्ड पावर्टी गैप रेशियो निकालिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू क्या होती है वो निकाल दीजिए, आपके पास वो दिया जाएगा, कुछ वैल्यू दिया जाएगा और कहा है कि इससे आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू निकालिए। इस तरह से आप यदि पढ़ाई करते हैं तो आपके गेट इकोनॉमिक्स कोई रोक नहीं सकता बच्चों। लास्ट में मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं बच्चों कि गेट इकोनॉमिक्स में आपके पास 15 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड आता है बच्चों, एंड 85 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आता है बच्चों, है ना। 85 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आता है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कौन कौन से बच्चों? एक तो MCQs आते हैं बच्चों, और ये 1 मार्क्स के होते हैं। दूसरा है MSQs, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। और तीसरा होता है NAT, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। और ये 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग है, तो निगेटिव को जितना कम करेगा उतना आपका स्कोर बढ़ता जाएगा बच्चों। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू बच्चों।